Hey everybody, I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. So आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 3 में नोटिस को करेंगे. यूजुअली हमने स्कूल टाइम में बहुत नोटिस तो लिखे ही हैं एग्जाम में, बट यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमें नोटिस पढ़ने की क्या जरूरत है. तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नोटिस की हमें जरूरत क्या है और नोटिस है क्या. तो नोटिस बेसिकली होता है कि आपको किसी चीज की नॉलेज होना, इन्फॉर्म होना, और यहाँ पर नॉलेज और इन्फॉर्म जो है आपको फैक्ट के रिगार्डिंग होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बात जिस टॉपिक पे हो रही है आपको दूसरे टॉपिक की नॉलेज है. तो नोटिस तो बेसिकली ये होता है. अब नोटिस जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि नोटिस जो है आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस में आप उसके रिगार्डिंग जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो. तो नोटिस होना बहुत जरूरी है. अब जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं कि इलस्ट्रेशन है. यहाँ पे ए जो है फादर यहाँ पे अपने सन के लिए एक विल बनवाता है. उस विल के जो अकॉर्डिंग सन यहाँ पे क्या करेगा, अपनी जो सन अपनी सिस्टर यानी ए की डॉटर को मेंटेन करेगा, और तब तक मेंटेन करेगा जब तक उसके मेंटेनेंस के लिए वो दूसरा अल्टरनेटिव वे जो है वो नहीं चूज कर लेता. अब यहाँ पे सन क्या करता है, सन उस प्रॉपर्टी को बेच देता है. सन प्रॉपर्टी को बेच देता है एक्स को. यहाँ पे अब जो डॉटर होती है वो क्या करती है, एक्स से क्लेम करती है कि मुझे मेंटेनेंस दो, क्योंकि यहाँ पे जो है मेंटेनेंस किसके लिए, मेंटेनेंस उसी प्रॉपर्टी से मिलना था गर्ल को. तो यहाँ पे अब दो चीजें देखनी जरूरी है. अगर एक्स के लिए डिफेंस तब हो सकता है जब उसको इस चीज का पता ना हो कि यहाँ पे जो एस यानी कि सन जो है उसको डॉटर को मेंटेन करना था. बट इस केस में अगर एक्स इस चीज को जानता था कि जिस प्रॉपर्टी को वो ले रहा है उस प्रॉपर्टी से यहाँ पे जो डॉटर डी है उसका मेंटेनेंस भी करना है, तो इस टाइप के केसेस में क्या होता है, हमें नोटिस की जरूरत है. अगर यहाँ पे एक्स जो है इस चीज को कहता है, प्रूफ कर देता है कि मुझे तो नोटिस था ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं था कि मेंटेनेंस देना है, तो यहाँ पे एक्स को डिफेंस मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पे अगर जो सन है वो ये कह दे कि मैंने जो है एक्स को नोटिस दिया था, एक्स को बताया था कि यहाँ पे तुम्हें मेंटेन करना है डॉटर को, तो यहाँ पे जो है ऐसे केसेस में क्या होता है कि नोटिस जानना बहुत जरूरी होता है. कि अगर नोटिस नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या है कि आप केस को कैसे करोगे. अगर नोटिस मान लीजिए आपने बोल दिया कि हमें तो नोटिस नहीं था, तो आप बच जाओगे, और नोटिस था तो आप कैसे बचोगे. तो इस टाइप के केसेस में हमें नोटिस जो है वो बहुत जरूरी होता है. तो यहाँ पे नोटिस का जो है वो 3 टाइप के बेसिकली होते हैं. मेजर 2 टाइप के होते हैं. जो नोटिस टू एजेंट है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव में भी थोड़ा बहुत जो है वो कवर हो जाता है. तो यहाँ पे जो है एक्चुअल नोटिस का मतलब क्या होता है कि आपको डेफिनेटली उस चीज के बारे में पता है. यहाँ पे आपको जो है वो बिल्कुल एक्सप्रेस है ये कि आपको उस चीज के बारे में पता है. बट एक्चुअल नोटिस में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे जो चीज है ये आपको कुछ चीजें देखनी पड़ती है कि जैसे नोटिस में आपको किस चीज के बारे में पता है. जैसे कि यहाँ पे आप जिस टॉपिक के लिए आपको बताया जा रहा है आपको उसके बारे में पता है, उसकी नॉलेज है या दूसरी चीज की नॉलेज है. जैसे कि एक्चुअल एक्सप्रेस जो है वो डायरेक्ट नॉलेज है, तो ये डेफिनेट होना चाहिए, किसी हेयर से और किसी र्यूमर की बात पे नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे जैसे कि एक हम इलस्ट्रेशन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए जो है, ए ने एक प्रॉपर्टी जो है वो बी को बेचने को बोला. बी ने बोला ठीक है मैं खरीद लूंगा. तो अब जो है ए की जो प्रॉपर्टी है वो उसके नाम पे नहीं होती, वो जो है उसके यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो है वो ए के नाम पे नहीं होती, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो है उसके भाई के नाम पे होती है. अब बी जो है वो ये देखता है कि जो प्रॉपर्टी है ए की, वो बी सोचता है कि ए यहाँ पे कई साल से रह रहा है, उसके भाई के बारे में तो बी को पता ही नहीं है. तो यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या होता है, बी ने मान लीजिए वो प्रॉपर्टी खरीद ली, तो यहाँ पे तो जो है बी को पूरी एक्चुअल नॉलेज नहीं है, और यहाँ पे वो ए से जो है उसके बारे में पूछता भी नहीं है और ले लेता है. तो यहाँ पे वो सिर्फ आधी नॉलेज जो है वो लेता है.
तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक्चुअल डेफिनेट नॉलेज होनी चाहिए और ये हियरसे और र्यूमर्स नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो है जो दो पर्टिकुलर पार्टी है जो यहाँ पे डीड फाइनल कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, तो नोटिस के बारे में उन पार्टीज का पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तीसरे किसी पर्सन को पता है, आपको पता ही नहीं है, तो ये जो है नोटिस नहीं होगा। नोटिस ये होना चाहिए कि जिस पार्टी के लिए है उस पार्टी को पता हो, किसी स्ट्रेंजर को ना पता हो। अगर स्ट्रेंजर को पता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नेक्स्ट चीज क्या है कि जो नॉलेज और जो यहाँ पे नोटिस है ये जो है उस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग होना चाहिए, ट्रांजैक्शन से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। और ये पूरी जो चीज है नोटिस की, ये यहाँ पे इसकी नॉलेज पर होनी चाहिए और रिगार्डिंग पार्टीज होनी चाहिए। अब एक्चुअल नोटिस में क्या होता है, कोर्ट क्या देखता है, कोर्ट यहाँ पे देखता है कि नॉलेज और सर्कमस्टांसेस कि जो पार्टी है कि क्या उसको नॉलेज थी या नहीं थी। और यहाँ पे कोर्ट जो है डिसीजन देते हुए उसके सर्कमस्टांसेस को भी देखता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक कैवेट इम्पिटर यानी कि बायर बी अवेयर का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे जज जो है इन सब चीजों को कोर्ट देखता है फैसला करते हुए कि किन सर्कमस्टांसेस में जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी ली गई है, दी गई है, नोटिस था या नहीं था। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। यहाँ पे जो है नोटिस ना होना यानी नेग्लिजेंस, इसको भी देखा जाता है। तो नेग्लिजेंस जो है यहाँ पे अभी हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो इसमें हमें नेग्लिजेंस को देख मैंने स्टार्ट कर दी। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि आपको सारी जो चीज है नोटिस है, आपको पता है। यहाँ पे कैविएट एम्पिटर का जो यहाँ पे रूल है वो फॉलो माना जाता है। अब यहाँ पे कोर्ट ये मानता है कि बायर बी अवेयर है, यानी कि जो भी पर्सन प्रॉपर्टी ले रहा है या सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, उस चीज को, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा जो है वो नोटिस पता है, सारी चीजें उसको पता है। इन केस वो उसके बावजूद कोई नेग्लिजेंस होती है या कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस होती है, तो यहाँ पे जो है गलती परचेसर की है या सेलर की है, यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं है। तो ये क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव में यहाँ पे हम 5 चीजें देखेंगे। तो उसके साथ ही ये इसका मतलब है बायर बी अवेयर, यानी कि जो परचेसर है उसको पता है, बायर को, बायर। ऐसे केसेस में अब इसमें कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या होता है, विलफुल ऑब्स्ट्रेशन फ्रॉम मेकिंग एन इंक्वायरी। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप पूरे इंटेंशनली क्या कर रहे हो कि उस चीज जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की पूरी इंक्वायरी कर रहे हो। जैसे कि आप मे बी ये हो सकती है ये प्रॉपर्टी, मे बी इन केस इसकी प्रॉपर्टी ना हो, ये सेल कर रहा हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मे बी इसके पास पेपर्स ना हो, आप ऐसे एज्यूम करके उसकी जो है यहाँ पे चीजों को पूरे अच्छी तरीके से इंक्वायरी करते हो, आप जो उसकी प्रॉपर्टी लेते हो। तो मान लीजिए यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है, ए लैंडलॉर्ड है, बी जो है उसका टेनेंट है। तो यहाँ पे ए क्या करता है, ए बी से बोलता है कि ये जो है तुम्हारा, जो तुम 1 साल तक यहाँ रहोगे उसका एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे उसके एग्रीमेंट में ए डाल देता है कि जो है किराया 5,000 नहीं 10,000 है, ठीक है। तो बी को किराया उसने बताया था 5,000। तो ऐसे केसेस में बी क्या करता है, बी को ये पे पूरा भरोसा होता है कि ये तो 5,000 का ही होगा। बी उसको पढ़ता नहीं है या थोड़ा सा पढ़ लेता है, आधा नहीं पढ़ता। तो ऐसे में क्या होता है कि बी की यहाँ पे पूरी तरह से जो है नेग्लिजेंस मानी जाएगी या यहाँ पे बी की गलती मानी जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि जो ऑर्डिनरी रीजनेबल एक प्रूडेंट मैन होता है वो इस चीज को पढ़ेगा। तो यहाँ पे ये इसीलिए जैसे कि ये विलफुल है, तो विलफुल में यहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी मर्जी से उस चीज की इंक्वायरी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूक जाते हो। जैसे कि एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए जो है, ए क्या करता है, अपने जो प्रॉपर्टी के कागज होते हैं वो मोर्टेज पे दे देता है, ओरिजिनल कागज, और कुछ जो है 10-20 लाख रुपए ले लेता है। तो अब क्या करता है, ए जो है अपनी प्रॉपर्टी को बी को यहाँ पे सेल करने के लिए कहता है। बी क्या बोलता है ए से कि तुम मुझे जो है ओरिजिनल पेपर दिखाओ प्रॉपर्टी के। अब ए बोलता है कि ये फोटोकॉपी है, बी फोटोकॉपी देख लेता है।
बी बोलता है कि मुझे ओरिजिनल पेपर दिखाओ। ए बोलता है मेरा ओरिजिनल पेपर तो लॉकर में है। बी बोलता है ठीक है, बी उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। अब यहाँ पे जिसको दी ए ने प्रॉपर्टी, मोर्टेज प्रॉपर्टी के पेपर दिए होते हैं, अब वो प्रॉपर्टी के पेपर ए के पास तो होते नहीं है, तो ऐसे केस में ए जो है अपना जो भी उसको ड्यू होता है वो नहीं दे पाता और वो प्रॉपर्टी जो है वो मोर्टेजी जो होती है उसको चली जाती है। अब ए की प्रॉपर्टी नहीं दे पाता, दूसरे के पास चली जाती है। तो ऐसे में जो यहाँ पे बी है वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि यहाँ पे मैंने तो कंसिडरेशन थी, मुझे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मेरी है। यहाँ पे गलती बी की देखी जाएगी कि अगर बी को अगर बी ने जो है ओरिजिनल पेपर नहीं देखे तो कोर्ट ये मानेगा कि बी ने देख लिए हैं। अब जो भी लॉस होगा यहाँ पे नेग्लिजेंस है वो बी की मानी जाएगी, क्योंकि बी को जो है वो पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए कि ओरिजिनल पेपर है या नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कोर्ट ये मानता है आपको नोटिस है, आपको इस चीज का पता है। नेक्स्ट जो चीज है ग्रॉस नेग्लिजेंस। ग्रॉस नेग्लिजेंस जो है ये नॉर्मली नेग्लिजेंस से ज्यादा होती है, क्योंकि मान लीजिए जैसे आपने हिंदी पुरानी मिडिल टाइम की मूवीज में देखा होगा कि यहाँ पे विलन क्या करता है, किसी रॉन्ग पेपर या किसी भी गलत तरीके से क्या करता है, वो हीरो क्या किसी की फैमिली से वो साइन करवा लेता है, फिर प्रॉपर्टी पे जो है अपने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है और फिर उनको घर से निकाल देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रॉस नेग्लिजेंस में क्या होता है कि आप पढ़ते ही नहीं हो। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई चल इस पेपर पे साइन कर दे, ऐसी है ये तो, या तो ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिए, या मान लीजिए कि उसने बोला कि चलिए नॉर्मल एग्रीमेंट है, यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं तेरा एक जो घर ले रहा हूँ, एक घर 10 लाख में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बल्कि और उसके बजाय वो उससे उसकी जितनी प्रॉपर्टी होती है उन सब प्रॉपर्टी पे साइन करवा लेता है। ए जो है ये सोचता है कि बी मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ गलती नहीं करेगा, वो पेपर्स को पढ़ता ही नहीं है। तो यहाँ पे पूरी जो गलती है यहाँ पे ए की होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, विलफुल अब्सटेंशन फ्रॉम मेकिंग एन इंक्वायरी, ग्रॉस नेग्लिजेंस में इसमें इंटेंशन का फर्क होता है कि ग्रॉस नेग्लिजेंस में क्या होता है कि आप यहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं होती चीजों को चेक करने की, आप यहाँ पे बिल्कुल सामने वाली पार्टी पे भरोसा कर लेते हो कि वो कुछ गलत नहीं करेगी। और विलफुल अब्सटेंशन में आप यहाँ पे चीज की इंक्वायरी तो करते हो, लेकिन वो इंक्वायरी आप बिल्कुल सही तरीके से या पूरी नहीं करते हो। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक केस भी है, प्लम वर्सेस फ्लूइड। इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पे बायर बी अवेयर का कॉन्सेप्ट है, और अगर इन केस यहाँ पे अपने आप में प्रूफ हो जाएगा कि अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन होती है और यहाँ पे आपकी नेग्लिजेंस होती है, तो कोर्ट ये मानेगा कि आपकी नेग्लिजेंस है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट इस चीज को मानेगा कि एक ऑर्डिनरी रीजनेबल प्रूडेंट मैन वो हर चीज को जो है वो एक समझदार जो व्यक्ति है वो हर चीज को फैक्ट के बारे में पता है। आपको ये नोटिस है, कोर्ट अपने आप में ये प्रिज्यूम करेगा कि आपको ये नोटिस है और यहाँ पे आपको इसलिए अपने आप में प्रूफ माना जाएगा ये, और आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। इसमें इस केस में क्या होता है कि एलॉयड्स बैंक वर्सेस पीएफ गुड्जार। तो इस केस में ये होता है कि जो यहाँ पे बैंक, दो बैंक जो होते हैं, इसमें ए जो होता है वो पहले बैंक से मोर्टेज डीड रखता है और सेकंड बैंक से भी। तो यहाँ पे जो सेकंड बैंक होता है वो भी इसको दे देता है, और इसके प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होते हैं वो इससे जो होते हैं एग्जीक्यूट होते हैं। जो यहाँ पे मोर्टेज की डीड लोन वगैरह लेता है तो इसकी वजह से पेपर से यहाँ देखता है और दूसरे बैंक से भी लोन ले लेता है उन्हीं पेपर्स पे। तो यहाँ पे जो ये वाला बैंक होता है इस बैंक को डिफेंस नहीं मिलता, क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि आपको जो है अगर आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्स्ट पहले इसने कहीं से लोन वगैरह कुछ ड्यूज तो पेंडिंग नहीं है इसके, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो यहाँ पे गलती आपकी है, आपको कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा। तो इसके बाद क्या आता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि आपकी ये ड्यूटी है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आप चेक करो कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो क्या वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है, क्या उसके पेपर्स हैं, क्या उसके ट्रांजैक्शन की सारी चीजें हैं या नहीं है। नेक्स्ट
एक्चुअल पोजीशन कि यहाँ पे मान लीजिए ए जो है, ए अपनी प्रॉपर्टी बी को यहाँ पे रहने के लिए दे रहा होता है। बी जो है यहाँ पे टेनेंट होता है, तो बी किराएदार होता है। बी यहाँ पे 2-3 साल से रह रहा होता है और बी जो है वो क्या करता है, किसी भी तरीके से नकली पेपर बनवा लेता है और सी जो कि 1 साल से उसके पड़ोस में रह रहा होता है और ए वहां पे आता नहीं है। सी सोचता है कि इतने टाइम से रह रहा है, ये घर बी का ही है, और बी जो है उस घर को सी को बेचता है और सी उससे जो है यहाँ पे क्या करता है, खरीद भी लेता है। तो ऐसे में जो पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन ए ने बी को दे तो रखा है, लेकिन यहाँ पे बी के पास पेपर नहीं है और सी ने पूरी इंक्वायरी भी नहीं करी है। तो यहाँ पे जब तक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे आपका एक्चुअल पोजीशन भी होना चाहिए। अगर आप खाली इस चीज को देख रहे हो कि वो पर्सन वहां पे रह रहा है, तो ये चीज गलत है। आपको पूरी उसकी जानकारी होनी चाहिए कि भाई वो पर्सन वहां पे रह रहा है, लेकिन उसके पास ओरिजिनल पेपर है या नहीं है। आपको इस चीज को भी चेक करना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट जो चीज है, नोटिस टू एजेंट। नोटिस टू एजेंट और यहाँ पे नोटिस टू एजेंट जो है थर्ड पार्ट चाहिए, दोनों में सेम है कि अगर आपके एजेंट को यहाँ पे नोटिस दिया गया है तो ये माना जाएगा कि वो जो नोटिस है वो आपको मिला है। और इससे रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे चीजें हैं कि जो एजेंट है, एजेंट को जो नोटिस है वो उसकी बाउंड्री तक मिला होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अब जो नोटिस टू एजेंट है, तो यहाँ पे अगर आपके एजेंट को नोटिस मिला है तो ये माना जाएगा कि नोटिस जो है आपको मिला है। तो यहाँ पे कुछ चीजें और देखनी जरूरी है। यहाँ पे आप जो इस चीज से डिफेंस नहीं ले सकते कि मेरे एजेंट को बताया गया था, मुझे नहीं बताया गया था, इस वजह से मुझे जो है नोटिस नहीं है, मुझे उस फैक्ट की नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे एजेंट के साथ कुछ चीजें ये भी हैं कि एजेंट जो है यहाँ पे वर्किंग होना चाहिए, उस ड्यूरिंग उसको एजेंट को नोटिस का पता चलना चाहिए जब वो अपने जो है यहाँ पे जिसका एजेंट है उसके साथ जो है वो वर्किंग है। और दूसरी चीज ये है कि जो ये दोनों सेम ही है कि यहाँ पे जो एजेंट है, एजेंट को उस चीज का नोटिस मिलना चाहिए जो उसकी कैपेसिटी में है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एजेंट का काम कुछ और है, एजेंट का काम जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम देखना है या कुछ भी काम है, या तो और उसको यहाँ पे इस चीज का नोटिस मिला है कि प्रॉपर्टी किसी और की है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये उसकी जो है कैपेसिटी से बियॉन्ड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि एजेंट का जो पर्पस है उस पर्पस से रिलेटेड नोटिस जो है एजेंट को मिलना चाहिए, और ऐसे में ये माना जाएगा कि आपका एजेंट को नोटिस मिला है तो वो नोटिस आपका है। और नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ये है कि जो आप अगर एजेंट जो है, एजेंट किसी गलत इंटेंशन से आपका नोटिस छुपा रहा है तो वो जो है वो चीज अलग है, लेकिन आप इसका डिफेंस नहीं ले सकते क्योंकि ये माना जाएगा कि आप एजेंट को पता है तो नोटिस आपको भी है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं और इसके साथ ही जो है ये हमारा नोटिस खत्म होता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ एफबी, इंस्टा और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बाकी के केसेस नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड जो केस लॉज हैं, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस हाजी अब्दुल गफर और नेक्स्ट केस को भी डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग अवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।